हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। आज इस लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के बीच में रिसेंटली एक न्यूक्लियर डील साइन हुई है। और ये जो न्यूक्लियर डील है, यहाँ पे चाइना जो है पाकिस्तान को हेल्प करेगा पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप करने में। और ये जो डील है, इसके फाइनलाइजेशन में कुछ ऐसे ग्लोबल रूल्स हैं जिनका वायलेशन सामने आ रहा है, या फिर कहा जा रहा है कि जो ग्लोबल न्यूक्लियर गवर्नेंस है उसको थोड़ा यहाँ पे इशू हो सकता है, क्योंकि चाइना की तरफ से एनएसजी एक ग्रुप है, उसकी सदस्यता चाइना के पास है और उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको रखा जा रहा है, तो इसकी भी चर्चा होगी। दूसरा, इसका जो पक्ष है पूरे इशू का कि भारत पे इसका क्या प्रभाव होने वाला है, क्योंकि देखो जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं पाकिस्तान के पास भी है और इंडिया के पास भी है, लेकिन ये जो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ है, इसका यूज़ वेपन बनाने में भी किया जा सकता है। अब ऑलरेडी पाकिस्तान के पास वेपन्स तो है, लेकिन यहाँ पे जो इसको यूरेनियम और ये सब दिया जाएगा, क्या उसका एनरिचमेंट बढ़ा के पाकिस्तान इसका गलत यूज़ भी कर सकता है, तो वो भी एक यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव है वो देखने वाला है। तो ये दो पर्सपेक्टिव यहाँ पे डेफिनेटली हम चर्चा करेंगे, पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो पावर प्लांट यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, ये ऑलरेडी चाइना की तरफ से चश्मा न्यूक्लियर जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे 4 ऑलरेडी इसके प्लांट्स हैं। तो 4 तो ऑलरेडी हैं, 2 यहाँ पे और ये एक्सटेंड कर रहा है। चश्मा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान के पंजाब के अंदर स्थित है और लगभग इसकी लागत हम देखें $5 बिलियन की लागत से ये बनाया जा रहा है। और पाकिस्तान यहाँ पे कह रहा है कि देखो, हमारा जो है इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति तो चल रही है, डेफिनेटली बहुत बुरी स्थिति में पाकिस्तान है इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, और दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि पाकिस्तान का जो फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वहाँ पे भी पैसा नहीं है, जो फॉरेन करेंसीज है वो भी नहीं है। अब पाकिस्तान इंपोर्ट करता है अपना जो आप देखेंगे ऑयल है, गैस है, इसको इंपोर्ट कर रहा है, तो उसको एनर्जी नीड के लिए अगर पाकिस्तान यूज़ करता है तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए जो उसके पास नहीं है। तो ये देख रहा है कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा तरीका निकल जाए जहाँ से हमारी एनर्जी नीड्स पूरी हो जाए, तो ये लगातार पिछले कुछ सालों से न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ बढ़ा रहा है। इस बात का पता इसी से लगा सकते हो कि इंडिया के अंदर अगर हम देखें, हमारा जो एनर्जी मिक्स है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ मात्र 2% के आसपास है, जबकि पाकिस्तान में ये जो यूज़ है ये 12% के आसपास है। तो इंडिया के कंपैरिजन में न्यूक्लियर एनर्जी का जो कंपोनेंट है, कंट्रीब्यूशन है एनर्जी मिक्स में, वो बहुत बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिगार्डिंग द पीडीएफ, ये टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और प्लस पे जो फ्री क्लासेस है उसके लिए नीचे दिए गए लिंक पे आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिल रहा है चाइना की तरफ से, वो 80s से लगातार मिल रहा है। 80s से ये सपोर्ट यहाँ पे लगातार है, और चाइना की तरफ से काफ़ी सारे लगभग आप देखोगे 6 ऐसे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जो डेवलप किए गए हैं, जिसमें 4 आपके चश्मा कॉम्प्लेक्स के अंदर है, कराची के अंदर भी 2 यहाँ पे पाए जा रहे हैं। पाकिस्तान का तो लक्ष्य ये भी है कि 2050 तक हम चाहते हैं कि 32 ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हों और हम एक अपनी एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट करें। हालांकि इसके अंदर सेफ्टी रिलेटेड कंसर्न भी उठाए गए हैं कि पहले ही आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स जो लिए जाने चाहिए वो नहीं लिए हुए हैं। और दूसरा, इस डील का जो सबसे बड़ा एक चैलेंज है या सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन आ रहा है वो ये आ रहा है कि पहले वाले जो प्रोजेक्ट आपने साइन किए थे, चाइना की तरफ से जो सपोर्ट दिया गया था पाकिस्तान को, वो उस समय पे था जब चाइना ने एनएसजी की सदस्यता नहीं ली थी, एनएसजी का मेंबर नहीं था। 2004 में चाइना जो है एनएसजी का मेंबर बनता है। एनएसजी है एक तरह का मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स इसको कहते हैं। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो है, यहाँ पे क्या होगा, जितने भी मेंबर देश हैं, जैसे ये 48 मेंबर कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, आप देखोगे बड़े बड़े जितने भी देश हैं, यूके है, यूएस है, चाइना भी यहाँ पे आ जाता है, रशिया आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ये सारे देश मिलके ऐसे 48 देश हैं। अब इन्होंने ये ग्रुप बना रखा है और उन्होंने कहा कि देखो, हम जो है आपस में केवल हम ही आपस में न्यूक्लियर रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसको शेयर कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के रिगार्डिंग जो भी मटेरियल्स काम आते हैं, जैसे यूरेनियम वगैरह है, उसका अगर व्यापार होगा, ट्रेड होगा, तो हम आपस में इस तरह से कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हमारे देशों के अलावा और किसी देश के साथ नहीं होगा। तो ये इन्होंने 48 मेंबर्स का ग्रुपिंग बनाया। 2004 के अंदर चाइना की भी इसकी एंट्री होती है। अब चाइना इसमें एंट्री कर रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे चाइना जब इसका एंट्री कर लेता है, तो यहाँ पे एक इसके अंदर कंडीशन है कि जो कंट्रीज़ जिन्होंने एनपीटी साइन नहीं किया है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया है, उनको इसकी सदस्यता नहीं मिल सकती है। तो जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, ये कहती है कि आप जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, इनकी और टेस्टिंग नहीं करेंगे और अपना जो न्यूक्लियर वेपन का स्टॉक है उसको नहीं बढ़ाएंगे, उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शन ये लगाती है। तो अब पाकिस्तान भी एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है, इंडिया ने भी एनपीटी साइन नहीं किया हुआ है,
फाइन। तो यहाँ पे क्या होगा कि चाइना जो है नॉन एनपीटी नेशन को यहाँ पे ये इस तरह से टेक्नोलॉजी और ये डील नहीं कर सकता, क्योंकि ये खुद एनएसजी का मेंबर है, और एनएसजी क्या है, एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम के अंतर्गत इस तरह से कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो इक्विपमेंट है चाहे वो टेक्नोलॉजी है, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर और एक तरह से रेगुलेशन कर रहा है। तो इसके अंतर्गत डेफिनेटली ये जो है यहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन चाइना की तरफ अगर आप देखेंगे तो चाइना ने यहाँ पे जो है इसको एनएसजी के रिगार्डिंग जो भी कंडीशन है उनको इस तरह से फॉलो नहीं भी किया है, और एनएसजी की तरफ से एक वेवर लिया जाना चाहिए था, वो भी नहीं लिया गया है, और डायरेक्टली ये डील के साथ आगे बढ़ गया है। इसी को लेके काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं ग्लोबल लेवल पे वो कह रहे हैं कि ग्लोबल जो न्यूक्लियर गवर्नेंस है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है इसकी जो रेलेवेंस है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, उसके ऊपर चाइना और पाकिस्तान की डील ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। हालांकि चाइना की तरफ से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आया। चाइना कह रहा है कि देखो, इंडिया और यूएसए के बीच में जो है 2008 के अंदर एक डील साइन हुई थी। इस डील के अंदर यूएसए ने जो है वादा किया कि आपको सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम देंगे, इंडिया को देंगे, जबकि इंडिया एनपीटी भी साइन नहीं किया है और एनएसजी का मेंबर भी नहीं है। तो जब यूएसए इंडिया को दे सकता है तो हम भी तो यहाँ पे पाकिस्तान को दे सकते हैं। ये रीज़न चाइना की तरफ से दिया गया। हालांकि दोनों डील्स के अंदर 2008 में इंडिया यूएस के बीच हुई और अभी जो पाकिस्तान चाइना के बीच हुई है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि 2008 में यूएस इंडिया के बीच जो सिविल न्यूक्लियर समझौता हुआ उसके अंदर यूएस ने बाकायदा वेवर लिया, एनएसजी के अंदर वेवर लिया गया, और ये इंश्योर किया गया कि हाँ इंडिया कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कमिटमेंट है, उसको फॉलो करेगा, और इंडिया हमेशा से एक जो है काफ़ी जिसे हम कहें रिलायबल न्यूक्लियर पावर रहा है, उसको इंश्योर किया गया। तो पहली बात तो एनएसजी से वेवर आपने लिया, ठीक है, एक तरह की परमिशन मान लीजिए, एक तरह का एक्सेप्शन मान लीजिए। दूसरा हो गया कि यहाँ पे काफ़ी सारे कमिटमेंट इंडिया पे मेंशन किए गए। इंडिया को ये कहा गया कि आपका जो सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड चीज़ें हैं और मिलिट्री पर्पज़ के लिए जो आप अपना प्रोग्राम चला रहे हो परमाणु का, दोनों का आप अलग रखेंगे। सिविलियन पर्पज़ के लिए जो आप रख रहे हो, जिसके लिए आपके पास यूरेनियम आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, वो सारे के सारे जो सेटअप हैं वो ओपन रहेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्शन के लिए। तो इंडिया ने इसके लिए भी यस किया, दोनों को अलग किया, और अपनी जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है इसके ऊपर भी एक तरह का पॉज रख दिया, मॉरेटोरियम रखा कि हम ये टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन इस तरह से नहीं करेंगे। इन सारी कंडीशन के बाद, एनएसजी से वेवर लेने के बाद, इंडिया और यूएस के बीच जो 2008 वाला ये परमाणु सिविल न्यूक्लियर डील था, ये फाइनलाइज हुआ। इस तरह का कोई भी जो गाइडलाइन या फिर कहीं तरह का प्रोसेस है वो फॉलो नहीं किया गया वर्तमान में जो चाइना और इंडिया के जो चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो डील फाइनल हुआ है। इसीलिए यहाँ पे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा कंसर्न वाला इशू है जो एनएसजी की रेलेवेंस को ही क्वेश्चन कर रहा है। हालांकि चाइना कह रहा है हम जो है पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनको आईएईए के इंस्पेक्शन के लिए खुला रखेंगे। खैर आगे हम बढ़ते हैं। एनएसजी का स्थापना के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं। देखो, इसको बनाया गया इंडिया का जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा भी कहते हैं, ये नाम ध्यान रखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि जिस दिन किया गया था बुद्ध पूर्णिमा थी और स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। 74 आप देखेंगे, 74 में ये टेस्ट किया गया, और उसके बाद से जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इस तरह से बनाया गया। 75 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई। उद्देश्य इसका यही था कि जितने भी जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ इस तरह से ना हो कि परमाणु हथियार बनाया जाए वगैरह वगैरह। इसके बाद इंडिया ने एक और टेस्ट किया था अटल जी के समय पे, और ऑपरेशन शक्ति के अंडर में। तो उसमें और इसमें डिफरेंस ये था कि ये जो 74 वाला टेस्ट था यहाँ पे ये पीसफुल था। मतलब हम ये देखना चाह रहे थे कि अगर इसी तरह से कोई परमाणु संयंत्र होता है, विस्फोट हो जाता है तो कैसा होता है। जबकि जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे जो हुआ, पोखरण 2 की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमने ये देखा कि हम बम बना सकते हैं, नहीं बना सकते, उसको डेटोनेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो सारी क्षमता टेस्ट की गई। तो दोनों में ऑब्जेक्टिव का फर्क था। इसीलिए आप देखोगे पोखरण 2 के बाद काफ़ी सारे भारत पे रेस्ट्रिक्शन लगे, लेकिन भारत एक परमाणु शक्ति बन के सामने आया, और जिसका स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट में आज बहुत इंपॉर्टेंट। खैर इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और चाइना यहाँ पे कह रहा है कि आईएईए के इंस्पेक्शन के लिए हमने ओपन रखा है, और इतना सेफगार्ड हम जो है डेफिनेटली इसको ओपन सफिशिएंट समझते हैं। लेकिन एक्सपर्ट ये मान के चल रहे हैं कि नहीं, इससे एनएसजी की रेलेवेंस पे क्वेश्चन उठ जाएगा। और चाइना तो वैसे ही नोटोरियस है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको नहीं मान रहा, ठीक है। इंटरनेशनल जो जिस तरह से चल रही हैं चीज़ें, उनको फॉलो नहीं करना, एक यूनिलैटरल पर्सपेक्टिव में आगे बढ़ना, ये सब चीज़ें हम देख ही रहे हैं। खैर इसमें दूसरा पर्सपेक्टिव इस लेक्चर में हमारा आएगा कि क्या इस तरह की डील से भारत की सुरक्षा पे कोई खतरा है या नहीं। तो देखो, इसके जो इसका डिस्कशन है, इसका आंसर हमारा थोड़ा सा ये टेक्निकल एस्पेक्ट समझें फिर पता चलेगा। यूरेनियम जो होता है
ये दो तरह से हमें मिलता है। आइसोटॉप अगर आप देखेंगे तो इसका यूरेनियम 238 भी है और यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 केवल और केवल नेचर के अंदर 0.7% है। 99.3% क्या है? यूरेनियम 238। लेकिन यूरेनियम 238 फिसाइल मटेरियल नहीं है। फिसाइल मतलब इसके ऊपर न्यूट्रॉन्स की अगर बौछार की जाएगी तो ये जो है इसका डिवीजन नहीं होगा, फिशन नहीं होगा और एनर्जी जनरेट नहीं होगी। तो डेफिनेटली हमें यूरेनियम 235 चाहिए। अब यूरेनियम 235 की जो है कॉन्सेंट्रेशन एक तरह से जो है बढ़ाने के लिए, परसेंटेज बढ़ाने के लिए एनरिचमेंट करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है एनरिचमेंट। ठीक है, तो जब हम यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहे हैं, मान लो ये हमने 5% तक इसका बढ़ा दिया है, तो ये लो एनरिच्ड जो यूरेनियम होता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम आता है। जनरली 2 से 3% तक जो एनरिच्ड यूरेनियम है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम आता है। आजकल जो ब्रीडर रिएक्टर वगैरह आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा अप टू 20% तक भी जाता है, 20-30% तक भी कई बार यूज़ होता है। तो ये होता है इस तरह से। तो जब हम एनरिचमेंट को 20% या उससे ऊपर कर देते हैं तो ये वेपन यूजेबल हो जाता है कि इसका जो है परमाणु हथियार बनाने में यूज़ किया जा सकता है। और ये जो एनरिचमेंट की जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वही सेम टेक्नोलॉजी यूज़ होगी। जैसे मान लीजिए आप एनरिचमेंट कर रहे हैं यूरेनियम का, उसका यूज़ कर रहे हैं सिविल न्यूक्लियर जो है रिएक्टर के रिगार्डिंग, और उसी टेक्नोलॉजी से आप वेपन यूजेबल जो है हाई एनरिच्ड यूरेनियम भी बना सकते हैं। तो 20% के ऊपर जाएगा तो वेपन यूजेबल हो जाता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। आपको बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिएगा तो थोड़ा सा अनफिजिबल होता है। इसलिए जो देश परमाणु हथियार रखते हैं वो आपका वेपन ग्रेड यूरेनियम रखते हैं जिसके अंदर 90% तक एनरिच्ड होता है यूरेनियम 235। 90% तक उसमें होता है जिन देशों के पास परमाणु हथियार है। हालांकि 20% के ऊपर जो खतरा है ये बढ़ता जाता है। आपको डेफिनेटली क्वांटिटी ज़्यादा चाहिएगी लेकिन वेपन यूजेबल ये हो जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी दोनों में एक ही यूज़ हो रही है। आपके पास यूरेनियम 235 को आपको एनरिच करना है, 2 से 3% तक करना है, 5% तक करना है, और ये जिस टेक्नोलॉजी से आप एनरिचमेंट कर रहे हो उसी टेक्नोलॉजी से आप 30% कर सकते हो, 60%, 90% तक कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे कोई टेक्निकल बैरियर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे खतरा ये बना रहता है कि कोई जो देश है वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स इस तरह से डेवलप ना कर ले। इसके अंदर एक ही जो है प्रोटेक्शन है वो है लीगल प्रोहिबिशन। जैसा हमने कहा कि अभी अगर कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है, यूरेनियम किसी को भेजा जा रहा है, तो कहाँ पे यूरेनियम गया, कितना गया, कहाँ पे आया, तो ये सारा इंस्पेक्शन IAEA के अंतर्गत होता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका इंस्पेक्शन करती है और यही एक प्रोटेक्शन या सेफ गार्ड हम कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हाँ इंटरनेशनल जो सेफ गार्ड्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे और इस तरह का कोई खतरा नहीं है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का जखीरा और ज़्यादा बढ़ाएगा। ऑलरेडी अगर आप देखोगे सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक तो पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार है उनका नंबर इंडिया से ज़्यादा बताया जाता है। हालांकि मार्जिनली ज़्यादा है बट स्टिल पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार ज़्यादा है। इसके अंदर एक और वैल्यू एडिशन हम कर रहे हैं, 2 वैल्यू एडिशन हम एक्चुअली करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव में भी। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो लगभग 12% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रही है टोटल एनर्जी जो भी वहाँ पे जनरेट हो रही है। इंडिया का एनर्जी मिक्स देखें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें आप ध्यान रखें लगभग 60% थर्मल जो है पावर है, मतलब कोयले से बिजली हम निकाल रहे हैं, और 40% के ऊपर हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर है, विंड है, स्मॉल हाइड्रो पावर है, ये सब। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो रिन्यूएबल पावर जनरेशन हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सोलर पावर का है, सेकंड पे विंड पावर है, थर्ड पे बायो पावर, फिर स्मॉल हाइड्रो पावर फोर्थ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओवरऑल हम देखें तो सबसे ज़्यादा वेस्टर्न रीजन के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन हमारा है, इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी की, फॉलोड बाय द सदर्न रीजन, और फिर थर्ड पे नॉर्थ इंडिया है, और फोर्थ पे आपका ईस्टर्न रीजन है, और 5वें नंबर पे नॉर्थ ईस्ट आ रहा है। तो ये ध्यान रखें। एक और इसमें जो वैल्यू एडिशन है वो है कि अच्छा इंडिया के अंदर कौन कौन से पावर प्लांट और कहाँ है। तो इंडिया में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और इंस्टॉल कैपेसिटी लगभग 6780 मेगावाट बताई जा रही है। तो ये जो पावर प्लांट्स हैं जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है इनका नाम ध्यान रखें, कौन से स्टेट के अंदर है ये आप ध्यान रखें। फाइन, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये क्वेश्चन हम लेते हैं जो इस साल IAS प्रीलिम्स में पूछा गया। IAS प्रीलिम्स 2023 में इस क्वेश्चन को पूछा गया, प्लीज़ हैव अ लुक। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया डिस्पाइट हैविंग द यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन द कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कोयले से क्या इंडिया कर रहा है, ये हो गया पहला। तो इंडिया में डेफिनेटली यूरेनियम डिपॉजिट तो हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कहाँ से ज़्यादा हो रहा है अभी अभी हम डिस्कस करके आए एनर्जी मिक्स में। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड स्टेटमेंट है यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
अभी हमने पढ़ा जो एनरिचमेंट का मैकेनिक्स है कि 3 से 5% में भी काम चल जाएगा अगर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना है, क्योंकि 20% से ऊपर तो फिर वेपन बनाने का वो हो जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये सही है, क्योंकि कोयले से भी अभी भी आप देखोगे लगभग 60% के आसपास एनर्जी जो प्रोडक्शन है वो हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और ये ऑप्शन हमें मिलता है सी। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सेशन का जो पीडीएफ है उसके लिए इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें एक ही बार फीस देने पे आपको अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर्स हैं सभी के लेक्चर एक्सेसिबल हो जाते हैं। पूरा आपको स्टडी मटेरियल अपडेटेड विद करंट अफेयर मिलता है। इसी के साथ पीटी और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन भी आपका इसी फीस में होता है। डाउट सॉल्विंग भी आपको मिल जाती है। अभी आपके 50% ऑफ तक का ये ऑफर चल रहा है। यूज़ द कोड RBLIVE लाइव टू गेट मैक्सिमम एप्लीकेबल डिस्काउंट इन पर्सनल गाइडेंस। सब्सक्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ये जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे भी होते हैं। तो जब आप सब्सक्रिप्शन लिंक पे क्लिक करेंगे आपको 1.5 ईयर इस तरह से प्लान दिखेंगे। आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ करना है। जब आप प्लान चूज़ करेंगे उस पर फीस शो होती है। आपको कोड यूज़ करना है रेफरल कोड RB लाइव। ओके, फिर आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू जा सकते हो। तो जब आप कोड यूज़ करेंगे आपका डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाएगा। जो बच्चे 2024 में प्रीलिम्स क्लियर करते हैं अभी एडमिशन ले रहे हैं तो उनके लिए ऑफलाइन मेंटरशिप अनअकैडमी की तरफ से फ्री है। इंटरव्यू तक पहुंचने पूरी फीस वापस होगी। 2023 वाले बच्चे मेंटरशिप प्रोग्राम जो है एनरिचमेंट प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। 29 जून से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। हिंदी मीडियम का 22 जून से चल रहा है। मेंटरशिप प्रोग्राम में आप हिस्सा ले सकते हैं डेफिनेटली, अगर आपका सिलेबस पूरा है, गाइडेंस चाहते हैं। ऑप्शनल पॉपुलर चल रहे हैं, ऑप्शनल के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। 0% EMI ऑप्शन भी आपको मिलता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे गाइस। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।